Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Advocate Abdul Moiz, practicing lawyer at District Courts, Ahmedabad. आज का मेरा टॉपिक व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड क्या होती है। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तीन दोस्त फुटपाथ पे जा रहे हैं और दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गन पॉइंट से में उनसे सब कुछ ले लेते हैं और एक शख्स के तू तकरार पे उसको मौके पर कत्ल भी कर देते हैं। अब बकाया दो विटनेसेस वो जाते हैं, उनमें से एक एफआईआर दर्ज करवाता है और वो कहता है कि मेरे साथ इस शख्स दो मुलजमान आए और उन्होंने ऐसे किया, उनका ये हुलिया था, उनकी ये फिजीक थी, उनका बॉडी का कलर ऐसा था, इतनी एज के थे और बड़े बाल थे, छोटे बाल थे। ये बात बताना एफआईआर में ज़रूरी है। आगे जजमेंट में मैं की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है, फिजिक, फेशियल फीचर्स और ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब उसने पुलिस ऑफिसर को सारी चीज़ें बता दी और एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ऑफिसर 3 4 5 जितने भी मुलजमान हैं जिन पे उनको शक होता है वो उनको गिरफ्तार कर देते हैं। जाहिर बात है पुलिस शक की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार करती है। अब क्या वाकई वही मुजरिम है? इस बात के तयन के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है जो विटनेसेस करते हैं कि क्या पुलिस ने सही लोगों को गिरफ्तार किया या किसी अजनबी शख्स को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। इसी मकसद के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाती है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ डिफाइंड है? आइडेंटिफिकेशन परेड इज डिफाइंड इन आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 और इसका कुछ प्रोसीजर इसका पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 26, रूल 32 ऑफ वॉल्यूम 3 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 और कुछ इसके हाई कोर्ट रूल्स में है। जिस तरह पेशावर के हाई कोर्ट के हमारे केपीके के हाई कोर्ट रूल्स में भी होगा, इसी तरह बलूचिस्तान के रूल्स में भी और इसी तरह सिंध के भी। ये मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं, चैप्टर 11C ऑफ वॉल्यूम 3 ऑफ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स। अब आइडेंटिफिकेशन परेड किस पर्पस के लिए होती है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे इन द लाइट ऑफ जजमेंट। दो पर्पसेस हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के। द फर्स्ट पर्पस इज आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट। जो एक्यूज है उसकी आइडेंटिटी करना। आइडेंटिफिकेशन परेड में विटनेसेस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्यूज है और ये नहीं है। सेकेंड थिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिन पॉइंट द रोल प्लेड बाय हिम। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसमें दो मोटरसाइकिल सवार थे। अब उनमें से जाहिर बात है एक ने कत्ल किया होगा। अब रोल बताना आइडेंटिफिकेशन परेड में कि इस शख्स ने गोली चलाई, इसने पकड़ा, इसने मोबाइल लिया, इसने ये किया, ये सारा रोल बताना होगा। और ये बात है मेंशन की है 1998 PCRLJ 746। इस जजमेंट में ये बताया गया है कि टू पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। अब अगर आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान रोल नहीं बताया विटनेसेस ने कि इस एक्यूज ने क्या रोल किया और इस एक्यूज ने क्या रोल किया, तो फिर सारी आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। और ये जजमेंट्स हैं, 3 जजमेंट है इस पे। विदाउट रेफरेंस टू रोल देन लॉस इट एविडेंटरी वैल्यू, और ये है 2017 SCMR पेज 135, इसी तरह 2018 SCMR पेज 577 और तीसरी जजमेंट 2022 PCRLJ 286। इनमें ये कहा गया है कि विटनेसेस को के लिए ये लाजमी है कि वो ये बताए कि इस एक्यूज ने क्या रोल प्ले किया ड्यूरिंग दी क्राइम। नेक्स्ट थिंग जो पहले मैंने आपको बताया कि क्राइम रिपोर्ट में यानी कि एफआईआर में ये बात बताना क्यों जरूरी है कि उसका हुलिया कैसा था, उसके बाल कैसे थे, कलर कैसा था, वो किस एज का था, उसकी फिजिक कैसी थी, वो मोटा था, पतला था, किस तरह का था, ये बात का बताना एफआईआर में बहुत जरूरी है। अगर नहीं बताया जाएगा देन अगेन उसकी एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। और इस पे बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। Accused were neither named in crime report nor their facial features। उसकी किस तरह का था, उसकी आंखें बड़ी थी, जो उसने उस फर्स्ट इंस्टेंस में उसको देखा ड्यूरिंग दी क्राइम में
उस विटनेसेस ने उसको देखा, जो कुछ उसको याद था वो उसने बताना है, ताकि बाद में करबोरेटिव किया जाए कि जो उसने एफआईआर में बताया और बाद में जो उसने तस्दीक की, क्या वो दोनों आपस में मिलते हैं या नहीं। इसलिए देयर फेशियल फीचर्स, एजेस, किस एज का था, फिजिक किस तरह की उसकी फिजिक थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एफआईआर में या क्राइम रिपोर्ट में उसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मुलजमान मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनकी शनाख्त कर सकता हूँ। ये बात एफआईआर में उसको लिखवानी पड़ेगी। अगर नहीं लिखवाई देन अगेन उसकी एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। और यही बात आगे इस जजमेंट में मजीद कहा गया। इट वॉज ऑल्सो नॉट कंटेंटेड, उस जजमेंट में नहीं बताया गया था क्राइम रिपोर्ट में, बाय द कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर करवाई and prosecution witnesses that they was identify the accused। ये बात विटनेसेस, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने और जो कंप्लेंट थी उसने ये बात नहीं कही कि अगर मुलजमान उनके सामने आ जाएं तो वो उसकी शनाख्त कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं बताई तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। ये बात। अब इससे अगली बात, क्या आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ पर्सन की होगी या आइडेंटिफिकेशन परेड चीज़ों की भी हो सकती है। तो आर्टिकल 22 ऑफ यूएसओ क्लियर है कि आइडेंटिफिकेशन परेड किसी चीज़ की भी हो। सपोज एक शख्स को एक कमरे में 3-4 दिन के लिए उसको बंद किया गया, तो आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान वो ये इस बात का तयन करेगा कि हाँ यही कमरा था जो जो उसको याद था। और इसी पे एक जजमेंट भी है 2022 PCRLJ 383, इसकी साइटेशन जी है, जिसमें ये कहा गया कि नो आइडेंटिफिकेशन, जिसमें करेंसी नोट्स का इसमें रिलेशन था और करेंसी नोट की आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की गई। इसी वजह से उस हद तक उसकी एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो गई थी इस जजमेंट में। इससे अगला पॉइंट, क्या डिले अगर आइडेंटिफिकेशन परेड में हो तो क्या ये अफेक्ट करेगा? हाँ, आइडेंटिफिकेशन परेड में जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन परेड में डिले होगा तो ये फिर डिक्लेयर किया जाएगा मे एक्सपोज द विटनेसेस टू द अक्यूज। अगर डिले हुआ तो ये बात है कि ये बात हो सकती है कि अक्यूज को विटनेसेस ने देख लिया है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन परेड जितनी जल्दी हो सके हो। लेकिन इसमें प्रिंसिपल ये है कि अगर ये बात प्रूव हो जाए कि एक्यूज ने, विटनेसेस ने एक्यूज को नहीं देखा इस दौरान, अगर वो 5 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, तो फिर उस आइडेंटिफिकेशन डिले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद अब हम इसकी कुछ गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट करते वक्त कुछ गाइडलाइंस का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये गाइडलाइंस का ख्याल ना रखा गया तो आइडेंटिफिकेशन परेड अपनी एविडेंटरी वैल्यू लॉस कर जाएगी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जो आजकल वकला हजरात भी कसरत से इसको पेश करते हैं, और जब भी आइडेंटिफिकेशन परेड का जिक्र आए या कोर्ट्स में इसकी बात हो या ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स, तो ये जजमेंट लाजमन प्रोड्यूस होती है। टू PLD 2019 SC पेज 488। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस अब मेंशन कर दी हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। पहले जो आइडेंटिफिकेशन परेड थी वो पुलिस भी कंडक्ट कर सकती थी, लीगली अब भी वो कर सकती है, लेकिन हायर कोर्ट्स की रोशनी में अब सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। एंड सेकंड थिंग, अब इसकी हम कुछ गाइडलाइंस पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ जजमेंट्स। सबसे पहली चीज, जॉइंट आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट इट एविडेंटरी वैल्यू। सपोज अगर दो एक्यूज हैं तो हर एक्यूज की सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, दोनों की साथ नहीं होगी। सपोज डमीज होती हैं कि अगर सपोज एक शख्स काले रंग का है तो उसके साथ उससे मिलते जुलते 8-9 अफराद या 9 से ज्यादा 10-11-12 वो अफराद खड़े किए जाएंगे उससे मिलते जुलते। उस एक्यूज की अलग होगी, जब उसकी शनाख्त परेड होगी विटनेसेस आएंगे, वो देखेंगे हाँ भाई ये मुलजम है, ये हो गया। अब दूसरे एक्यूज को लाया जाएगा।
अगर दोनों एक्यूज को साथ खड़ा करके और साथ आइडेंटिफिकेशन परेड की गई तो वो एविडेंटली वैल्यू लॉस कर जाएगी और इस पे जजमेंट है 2022 PCRLJ पेज 383। जिस तरह एक्यूज का सेपरेट होना जरूरी है, इस तरह विटनेसेस का भी सेपरेट होना जरूरी है कि तीनों विटनेसेस एक दफा नहीं करेंगे। पहले एक विटनेसेस आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें से कौन सा एक्यूज है। जब उसने कर दिया, अगर वो कर सका तो वो कर लेगा, अगर नहीं किया तो उसको साइड पे कर दिया जाएगा, उसको दूसरे विटनेसेस से नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर दूसरा विटनेसेस आएगा, फिर वो करेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर वो करेगा। अगर तीनों का एक साथ किया देन अगेन एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी और इस पे जजमेंट है each witness shall then be brought up separately for identification parade और इस पे जजमेंट है 2017 SCMR पेज 1546। और थर्ड पॉइंट, list of all the person included in the test should be prepared by the magistrate in the charge of test। जितने बंदे भी उस आइडेंटिफिकेशन परेड में हिस्सा ले रहे हैं इंक्लूडिंग डमीज के जो बंदे वैसे उन्होंने खड़े किए होते हैं, उनके मजिस्ट्रेट को उनकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाएगा फिर भी वो एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। एंड द फोर्थ थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज उसमें ये मोटरवे केस में हुई थी कि उस एक्यूज की फोटोज मीडिया वाले बताते रहे हैं चैनल्स पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मीडिया चैनल्स को इस बात पे बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो एक्यूज की पिक्चर को ना दिखाएं, जिस ऑफेंस में एक्यूज सस्पेक्ट हो, क्लियर ना हो, ना मालूम हो और वो एक्यूज गिरफ्तार हो जाए, उसकी पिक्चर को नहीं दिखाना चाहिए टीवीज पे, क्योंकि मीडिया चैनल्स वालों को पता नहीं होता और वो इसी वजह से एविडेंटरी वैल्यू लॉस कर जाते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में भी उसको एक्यूज को अक्सर काले कपड़े में लाया जाता है, उसका फेस बिल्कुल कवर होता है, वो इसलिए कि उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड उस कोर्ट में कंडक्ट होती है। मोस्टली वो पुलिस जेल में होती है, लेकिन समटाइम्स वो कोर्ट में भी हो सकती है। इसलिए उस आइडेंटिफिकेशन परेड और जैसे ही जुर्म हुआ और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड तक वो एक्यूज विटनेसेस को नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा एविडेंटरी वैल्यू अगेन लॉस हो जाएगी। Accused should not seen by the witness before the identification parade और इस पे जजमेंट है 2011 SCMR page 537। and the fifth one, name, parentage, address and the occupation of the identification parade must be incorporated in the memo of identification parade test। पुलिस रूल्स के चैप्टर 26 में और रूल 32 में आगे वो मेमो प्रोवाइड किया गया है। उस मेमो में सारी चीज़ें मेंशन है, इसलिए उन उसमें ये उस जो चीज़ें उसमें मेंशन है उनका फिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिल ना हुई देन अगेन एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग, द कंडक्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग must be in line with article 22। ये जो प्रोसीडिंग होगी ये आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत की इन लाइन हो। अगर ना हुई देन अगेन एविडेंटरी वैल्यू लॉस हो जाएगी और इस पे जजमेंट है 2016 PCRLJ 1584। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इन दी एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।